नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा ये चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम इसमें इतिहास विषय से आपका जो भी पीजीटी एग्जाम होता है या फिर जो यूजीसी नेट केवीएस डीएसएसबी जहाँ भी आपका टीजीटी और पीजीटी एग्जाम होता है उसकी हम तैयारी अपने इस चैनल पर कर रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ पे 2-3 प्लेलिस्ट हैं, आप देख सकते हैं उसको। एक में तो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं जो भी पीजीटी एग्जाम में आ सकते हैं। एक हमारी वीडियो है उसमें हम अपना आधुनिक इतिहास, एक में प्राचीन इतिहास और एक में विश्व इतिहास हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आधुनिक इतिहास में एक वीडियो है। इसमें हम अपना आधुनिक इतिहास हमारा कब शुरू होता है ये देखेंगे। ये पहली वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ कमियां नजर आती हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो, हमारा जो आधुनिक इतिहास है वो कब शुरू होता है? वो हमारा मुगल साम्राज्य के पतन के बाद स्टार्ट होता है। मुगल साम्राज्य का पतन एकदम से नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मुगल साम्राज्य समाप्ति की हो जाता है। अभी जो उसमें बड़ा एक ब्रेक आता है, यानी इससे एक तरीके से माना जाता है कि भाई हाँ, यहीं तक मुगल साम्राज्य पावरफुल रहा, तो वो औरंगजेब तक ही पावरफुल रहा था। उसके बाद मुगल साम्राज्य में धीरे धीरे जो भी शासक हुए वो इतने पावरफुल नहीं हुए, वो इतने शक्तिशाली नहीं हुए कि वो पूरे हिंदुस्तान की बागडोर को संभालते। किसी के अंदर कुछ कमियां थी, किसी के अंदर कुछ कमियां थी। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर है। हम इसमें ये देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन के क्या क्या रीजन थे और किस तरीके से फिर हमारा जो मुगल साम्राज्य है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। देखिएगा, मुगल साम्राज्य का जो अब हमारे यहाँ पे 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य का पतन विगत से शुरू हो जाता है। तो एक तो डेट इंपॉर्टेंट यही है कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 3 मार्च 1707 को। अब जो 1707 के बाद का जो समय शुरू होता है उसे हम उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी बाद वाला मुगल काल। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, जैसे यदुनाथ सरकार, एलिफिंस्टन, श्री राम शर्मा और लिवरपूल। ये जो इतिहासकार है ये मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये मानते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों की नीतियों के कारण हुआ। मतलब औरंगजेब ने और जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए, जो उन्होंने नीति अपनाई, उसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। अब इतिहासकारों में दूसरा गुट है, वो है सतीश चंद, इरफान हबीब, अतर अली। ये सब ये कहते हैं कि मुगल साम्राज्य एकदम से खत्म नहीं हुआ, उसके बहुत दीर्घकालीन परिणाम थे। मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन रहे जिनसे मुगल साम्राज्य हमारा खत्म हुआ है। इन लोगों ने क्या किया? मुगल साम्राज्य के पतन के लिए इन लोगों ने कृषि संकट, जागीरदारी संकट, इन सबको माना है। अब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट और जागीरदारी संकट की अवधारणा है वो सबसे पहले कौन देते हैं? वो मोरलैंड देते हैं। मोरलैंड ने क्या किया? अपनी एक बुक लिखी है, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, अ स्टडी इन इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने 1923 में बुक लिखी थी। इसमें इन्होंने मुगल साम्राज्य का जो पतन है इस वजह से बताया था कि वहां पे कृषि संकट था और जागीरदारी संकट था। अब ये होता क्या है? देखो, मुगलों की जो भूमि थी वहां पे भूमि में जो राजस्व प्रणाली थी, तो वहां पे 2 व्यवस्था थी आपकी, एक तो थी जमींदारी और एक थी जागीरदारी। यानी एक थे जमींदार और एक थे जागीरदार। ये दोनों क्या करते थे? किसानों से कर वसूलते थे और बदले में मुगलों को उनके किसानों से कर वसूल के दे देते थे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, जागीरदारों को कम समय के लिए जमीनें दी जाने लगी और उन्हें ये कहा गया कि भाई तुम तेजी से अधिक राजस्व वसूलो। तो उन्होंने क्या किया कि कम टाइम के लिए तो उनके पास जमीन होती थी और उसमें उन्हें राजस्व वसूलना होता था, तो उन्होंने क्या किया? किसानों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इस वजह से किसान है वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होने लगे और कृषि का उत्पादन भी फिर घटता चला गया। ठीक है, अब देखो, कभी के टाइम में पहले जो अकबर था उसके शासनकाल में टोडरमल ने बनाई थी कुछ प्रणालियां। ठीक है, और फिर उसके बाद में और भी जो औरंगजेब के टाइम तक आते आते लेकिन क्या हुआ? औरंगजेब ने टैक्स में इतनी ज्यादा वृद्धि कर दी कि किसानों को टैक्स देना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, कहीं पे सूखा आ जाता था, बाढ़ हो जाते थे, अकाल पड़ जाते थे, तब भी किसानों से टैक्स कंटिन्यू लिया जा रहा था। तो किसान क्या हो गए भाई? कर्जदार होते चले गए। ठीक है, और लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपनी जमीनी, उन लोगों ने क्या करा? अपनी जमीन ही छोड़ दी, कहीं पे जाके मजदूरी करने लगे। तो इससे क्या हुआ भाई? जो हम यहाँ पे जो कृषि संकट आ गया था एक तरीके से मुगल साम्राज्य में, तो कृषि संकट और जागीरदारी संकट ये सब बढ़ गया था। इस वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। और ये वाली जो थ्योरी दी थी वो सबसे पहले किसने दी थी? मोरलैंड ने दी थी। ठीक है, अब एक इतिहासकार है सतीश चंद, उन्होंने भी अपनी बुक है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, इन्होंने ये लिखा है। इसमें भी इन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जमींदारों, जागीरदारों और किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंध को जिम्मेदार माना। यानी जो जमींदार थे, जागीरदार थे, जो किसान थे, इनके जो रिलेशनशिप है इनको ही इन्होंने माना कि भाई मुगल साम्राज्य में इससे आर्थिक गिरावट हुई थी और कृषि उत्पादन में कमी हुई थी। ठीक है, अब 18वीं शताब्दी तक आते आते भाई फिर क्या हो गया था? राजस्व भी घटने लगा, मुगल सेना और प्रशासन को वेतन देना मुश्किल हो गया। ठीक है, जिससे जो साम्राज्य है ना वो थोड़ा कमजोर होता चला गया। अब ये सब चीजें, जब कृषि भी कमजोर होगी, सेना भी कमजोर होगी, तो क्या होगा? साम्राज्य का पतन तो हो ही जाएगा। तो
अब यहाँ पे क्या होता है भाई, देखिएगा, उसके अनुसार मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए मनसब, जागीरदार और किसानों में संतुलन आवश्यक था, लेकिन इन लोगों के बीच में संतुलन नहीं बैठ पा रहा था। तो मुगल उस सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में असमर्थ रहे। कृषि अधिशेष तथा शासन वर्ग की बढ़ती मांगों के बीच अंतर बढ़ जाने से दोनों का संतुलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं कि सतीशन ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किसान, जागीरदार और जमींदार, इन तीनों के बीच में जो था संतुलन वो बिगड़ गया था, जिस वजह से अर्थव्यवस्था भी बिगड़ने लगी थी और मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा था। एक इतिहासकार हमारे इरफान हबीब हैं, उन्होंने बुक लिखी है द एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। इन्होंने भी क्या किया, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का ही सिद्धांत दिया है। ठीक है, वो कृषि संकट क्या है वो मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, कि मुगल साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर आधारित थी, लेकिन अनुचित कर लगे, जमींदारी प्रथा की समस्या हुई, किसान के विद्रोह हुए और कृषि उत्पादन में गिरावट वगैरह, इन सब के कारण यह व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ती चली गई, यानी कृषि व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और इन्हीं सभी समस्याओं ने मुगल शासन को कमजोर कर दिया। ठीक है, और कृषि संकट अंततः मुगल साम्राज्य के पतन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, कैम्ब्रिज धारा के इतिहासकार जागीरदार की विफलता की जगह जागीरदार की सफलता को पतन का कारण मानते हैं। अब कैम्ब्रिज जो इतिहासकार है, कैम्ब्रिज इतिहासकार जो हमारे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, जागीरदार की विफलता ना होकर के जागीरदारों की जो सफलता हुई थी उनसे ही आपका मुगल साम्राज्य का पतन होता है। ठीक है, एक करेन लियोनार्ड है, इन्होंने द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर भी इन्होंने प्रतिपादित की थी। ये पूछ लिया था कई बार कि द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर किसने दिया, करेन लियोनार्ड ने दिया था। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य की ओर ये तो देखिए, ये तो हमने देखा कि मुगल साम्राज्य का पतन का मेन एक कारण हमने देखा कृषि संकट और जागीरदारी संकट, लेकिन और भी कारण थे जिस वजह से मुगल साम्राज्य का पतन होता है। उसमें वो क्या क्या है, देखिए, एक तो औरंगजेब की दक्षिण नीति है ना, औरंगजेब की साउथ वाली नीति थी, इस वजह से बहुत ज्यादा मुगल साम्राज्य को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। औरंगजेब की राजपूत व धार्मिक नीति, इसकी वजह से भी साम्राज्य कमजोर हुआ। अमीरों का बढ़ता हुआ प्रभाव और दरबारी षड्यंत्र, विदेशी आक्रमण जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का प्रभाव, दुर्बल उत्तराधिकारी, जागीरदारी संकट एवं कृषकों का शोषण, इन सब ने क्या किया, मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेला। औरंगजेब ने अपनी वसीयत छोड़ी थी जिसके अनुसार उसकी मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य को उसके 3 जीवित पुत्रों में बांटा जाना था। कौन कौन से, किसमें, मुअज्जम में, आजम में और कामबख्श में। ठीक है, इस तरीके से उसने अपनी विल बना दी थी कि भाई इनमें बांट दिया जाए, लेकिन उसके बाद में इन तीनों में आपस में युद्ध हो जाता है, उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है, और उसकी वजह से भी क्या होता है कि मुगल साम्राज्य एक जगह बनने की बजाय वो टुकड़ों में बिखर जाता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य जो होता है, औरंगजेब की जब डेथ होती है उस टाइम 21 प्रांतों में डिवाइड था, जिनमें मुअज्जम काबुल गुजरात व कामबख्श बीजापुर का सरदार था। तो मुअज्जम कहाँ का था सूबेदार, काबुल का, आजम गुजरात का और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतनी ही, और वीडियो कल करते हैं। थैंक यू सो मच।